दादरी जिला के पार्टी के प्रति समर्पित अंशवाद कार्यकर्ता साथियों, आपकी इजाजत हो तो मैं बैठ के बात कर लूं। काफी लंबे समय के बाद आपके बीच में आके मुझे अपनी बात करने का अवसर मिला है। 2005 में जब हमारी सरकार गई थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी इस प्रदेश में, और उस सरकार ने एक साजिश और षड्यंत्र करके मुझे 10 साल के लिए जेल में भिजवाया गया। और दोष मेरा यही था कि मैंने 3210 पढ़े लिखे युवकों को नौकरी देने का काम किया। जिन बच्चों को नौकरी दी गई उनकी तो तरक्की हो गई, और मुझे 10 साल की बजाय 10.5 साल जेल भुगतनी पड़ी। और दुष्प्रचार ये फैलाया गया था कि चौटाला तो जेल में मरेगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी समाप्त हो जाएगी। आप सब बधाई के पात्र हैं। मेरी गैर हाजिरी में भी आपने संगठन को पहले के मुकाबले में ज्यादा जात बड़ी नहीं होती, जमात बड़ी होती है। आज ये मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, आज विरोध पक्ष के लोग भी इस बात को मान के चलते हैं कि संगठनात्मक दृष्टि से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। आपसे निवेदन करूंगा कि जो साथी भटक गए हों, गुमराह हो गए हों, बहक गए हों, या कोई स्वार्थ के वशीभूत दूसरी पार्टियों में चले गए हों, उन्हें प्यार से, प्रेम से पुचकार के पार्टी में दोबारा शामिल करने का। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं, और इन लुटेरों की तरह कोई आर्थिक स्वार्थ भी नहीं। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने के पक्षधर हैं। ये इंडियन नेशनल लोकदल रोकी पौधा स्वर्गीय चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ। इस पौधे को आप और हम सब लोगों ने मिलकर के अपने खून से सींचने का काम किया, लेकिन दुर्भाग्य प्रदेश का ये रहा कि जब वो पौधा फल देने लगा तो लुटेरे वर्ग के लोग उसका फल तोड़ करके ले गए। अब नए सिरे से हमें उस पौधे को और ज्यादा मजबूत बनाना है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। पार्टी की तरफ से आप उनको जो विश्वास देकर के आएंगे, मैं वायदा करता हूं कि आपके दिए हुए विश्वास को पूरा करने का काम करेंगे। संगठन जब मजबूत होगा तो फिर आपकी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। और सरकार जब आपकी बनेगी तो अगर अतीत में हमने अच्छे काम किए हैं तो भविष्य में और ज्यादा अच्छे करने का काम। सीधी भाषा में एक ही बात कह रहा हूं, राज बना दो, थारे सारे खोखले काट दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे एक दफा चंडीगढ़ जाने का मौका मिला और चंडीगढ़ में मैं अपने किसी मित्र से मिलने के लिए जा रहा था।
संयोग से जिस सड़क पे मैं जा रहा था उसी सड़क पर मुख्यमंत्री निवास था और हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद सबसे पहले एक घोषणा की थी कि जो कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर के मेरी खिड़की पे आके दरख्वास्त देगा हम उसको सारी सुविधाएं प्रदान करेंगे। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता के सहयोग और समर्थन से सरकारें बनती है और फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो जनहित के कामों में रुचि ले, लोगों की मूलभूत जरूरियात पूरी करे। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने सारी उम्र इसी बात को लेकर के संघर्ष किया कि आम नागरिक की मूलभूत जरूरियात रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार की तरफ से किया जाना चाहिए। आप चौधरी देवीलाल तो हमारे बीच में नहीं, लेकिन हम उनके स्वप्नों को साकार करें ये हमारी जिम्मेवारी बन जाती है। इसके लिए आपको संगठन को मजबूत बनाना पड़ेगा। आज हर आदमी की जबान पे एक बात है कि आने वाली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बने। ये लोग कहते हैं कि नहीं कहते? उर्दू का एक मुहावरा है, आवाज़ खलक नगाड़ा एक खुदा। जनता की जो आवाज होती है वह भगवान का नगाड़ा होता है। निश्चित रूप से आपकी सरकार बनेगी। हरियाणा प्रदेश में जैसा भी आपको बताया गया, इलाहाबाद की सीट खाली और संविधान के मुताबिक 6 महीने के अंदर हर सीट को पुर किया जाता है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की सरकार डरी हुई है कि चुनाव में इनकी बद पिट जाएगी, इसलिए इस चुनाव को टालते जा रहे हैं। दूसरे प्रदेशों के साथ चुनाव होंगे। संविधान के मुताबिक हर 6 महीने के अंदर अंदर खाली सीट पूर्ण होनी चाहिए, लेकिन ये लुटेरे डरे हुए हैं, इस सीट के चुनाव नहीं करा रहे। लेकिन बकरे की मां कहता और टालेगी, चुनाव तो कराना ही पड़ेगा। और जब चुनाव होगा तो मैं आपको विश्वास दिला के जा रहा हूं कि इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के प्रत्याशी के मुकाबले में जितने भी लोग चुनाव मैदान में उतरेंगे उन सब की जमानतें जब्त हो जाएंगी। और जब आपका प्रत्याशी भारी मतों से विजयी होगा तो फिर सरकार में भगदड़ मच जाएगी, गठबंधन टूट जाएंगे। इनके चुने हुए नुमाइंदे इनको छोड़ करके आपकी पार्टी में शामिल हो गए। फिर आपको 4 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं। सरकार जब अनात्मक हो गई तो फिर निश्चित रूप से मध्यावधि चुनाव होंगे। और चुनाव जब होंगे तो मैदान साफ है, आपकी सरकार बढ़ेगी, कोई रोकने वाला नहीं। सरकार बनने के बाद मैंने जैसा भी आपको बताया कि हम नीति में परिवर्तन करेंगे। प्रजातांत्रिक प्रणाली में सरकारें तो बदलती रहती है, लेकिन नीतियां नहीं बदला करती। हमने सरकार जब हमारी बनी तो फिर हमारे शासनकाल में लोग सरकार पे नहीं जाते थे, सरकार लोगों के पास जाती थी। मैं आपके इस जिले के एक गांव में गया था कि नहीं गया था?
जो मांग आपने रखी वो सारी पूरी करी कि नहीं करी? बल्कि कई ऐसी मांगे थी जो आपने नहीं मांगी, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर हमने उनको भी पूरा किया था। हमारे राष्ट्र में 36 बिरादरी के लोग हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हरिजन, व्यापारी, बैकवर्ड, कर्मचारी, किसान और कमेरा सभी शामिल, और सभी लोग आपसी प्रेम, प्यार और भाईचारे से मिलजुल करके हम अपने तीज त्योहार, ईद और क्रिसमस मनाते हैं कि नहीं मनाते? लेकिन जात पात का जहर फैला करके लुटेरों ने सत्ता पर कब्जा जमा लिया और अब दोनों हाथों से प्रदेश की दौलत को लूट के खा रहे हैं। कोई काम नहीं करते। मुख्यमंत्री के निवास की खिड़की पे कोई जाता है तो उसे पुलिस के द्वारा धक्के मार करके निकाल दिया जाता है। हमने एक निर्णय लिया कि सरकार बनने के बाद हम नीति बदल देंगे, ताकि सरकार बदल जाए तो भी नीति कायम रहे। हमारे किसान भाई पिछले 9 महीने से गर्मी, सर्दी और बारिश की परवाह किए बिना भूखे प्यासे सड़कों पे बैठे हुए। सरकार की तरफ से, केंद्र की सरकार की तरफ से जो गलत कानून बनाए गए हैं, उन कानूनों को समाप्त करने का विरोध कर रहे हैं। उन कानूनों को समाप्त करने के बजाय हरियाणा प्रदेश की सरकार ने अभी 24 तारीख को एक नया कानून बनाया। नफर सिंह जी ने आपको विस्तार से बताया। ये तो चाहते हैं इस देश का किसान बर्बाद हो जाए। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। अगर किसान खुशहाल है तो देश मालामाल, और अगर किसान कंगाल है तो देश का बुरा हाल। सरकार की तरफ से भाव तो तय किए जाते हैं। अभी कहते हैं गेहूं के दाम 40 रुपए बढ़ा दिए, लेकिन बढ़े हुए भाव पर खरीद तो नहीं रहे। आपकी जब सरकार थी हमारा इलाका बाजरा ज्यादा पैदा करता है, और केंद्र की सरकार ने निर्धारित मूल्य पर बाजरा खरीदने से इनकार कर दिया था। हमने राज्य सरकार की तरफ से आपका एक एक दाना बाजरे का खरीदा कि नहीं खरीदा? हमारी मंडियों में चाहे राजस्थान का, यूपी का, दिल्ली का, पंजाब का, इवन मध्य प्रदेश और गुजरात का भी अगर जो बाजरा आया तो उसका भी सारा खरीदने का काम किया। हमारी सरकार को 300 करोड़ का नुकसान हुआ, क्योंकि हमने महंगे भाव पे खरीदा और मंदी दाम पर बेचा था। सरकार तो नुकसान बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन किसान के लिए तो संभव नहीं। अब ये दाम तो तय कर देंगे, लेकिन खरीदेंगे नहीं, और किसान अपना उत्पादन मंडी में ले जाएगा। अगर उसका 2-4 क्विंटल खरीद भी लिया तो उसकी पेमेंट भी नहीं करेंगे। अभी तक भी लोग पैसे के लिए तरस रहे हैं। इनकी तो नीति केवल एक है कि इस प्रकार के कानून बनाए जाएं ताकि योजनाबद्ध तरीके से इस देश के लोगों की मेहनत का पैसा मुट्ठी पर जो बड़े उद्योगी घराने हैं, अंबानी और अडानी टाइप के, उनके पास जाए और उनसे फिर ये सीधा लूट के खा। 2
2005 में जब हमारी सरकार गई थी, हमने 2000 करोड़ रुपया सरकार के खजाने में नकद छोड़ने का काम किया और आज 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा है हरियाणा की सरकार। किस बात का कर्जा है? विकास के नाम पर तो यकीन नहीं लगी। मैं सड़कों पे डिस्ट्रिक्ट वाइज घूम रहा हूं, सारी सड़कें टूटी पड़ी। जो हमने सरकार सड़कें बनाई उसकी मरम्मत भी नहीं की। हमने तो लोगों की मांग के मुताबिक सारे काम किए और कई ऐसे काम थे जो लोगों ने नहीं मांगे, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान के हिसाब से हम उनको जरूरी समझते हैं। जैसे किसी हिंदू की अगर मृत्यु हो जाए तो फिर हम उसे शमशान घाट में ले जाकर के उसका दाह संस्कार करते हैं, और अगर बारिश बरस जाए, रास्ते पानी से भर जाएं, तो उस डेड बॉडी को शमशान घाट में ले जाने में दिक्कत आती है कि नहीं आती? घर में हम उसको रख नहीं सकते, घर में उसका दाह संस्कार नहीं कर सकते। इसलिए व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर हमने सभी शमशान घाटों के रास्ते पक्के बनाने का काम। मुसलमान कब्रिस्तान में ले जाकर के अपने मुर्दे को दफनाने का काम करते हैं, और किसी बुजुर्ग का अगर देहांत हो जाए और उसके परिवार के लोग, उसके साथी जब उसको कब्रिस्तान में ले जाकर के दफना दें, वो तो दफना करके घर आ जाएंगे और पीछे से आवारा कुत्ते उस मिट्टी को खोद के उस डेड बॉडी को निकाल करके ले जाते हैं। तो मुसलमान अपमानित महसूस करता है कि नहीं करता? इसलिए हमने बिना मांगे सारे हरियाणा की कब्रिस्तानों की 4 दीवारी बनाने का काम किया। हम व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर लोगों की मूलभूत जरूरियात पूरी करने के पक्ष है। इस सब के लिए आपसे निवेदन करूंगा कि आप सारे इकट्ठे होकर के एक एक व्यक्ति से संपर्क स्थापित करो। मेंबरशिप के फॉर्म आपके प्रधान जी के पास आए हुए, इनसे कापियां ले और एक एक व्यक्ति को जाकर के उसकी पर्ची काट करके दे। जो साथी आपकी पर्ची कटवा लेगा वो पार्टी के प्रति समर्पण भाव से आपके साथ मिलकर काम करेगा कि नहीं करेगा? संगठन प्रभावी होना अति आवश्यक है, और संगठन जब मजबूत होगा तो फिर सरकार आपकी बनेगी। आपकी सरकार के वक्त में हमने 3210 पढ़े लिखे युवकों को नौकरी देने का काम किया। जिन बच्चों को हमने नौकरी दी उनकी तो तरक्की हो गई, प्रमोशन हो गई, और मुझे 10 साल की बजाय 10.5 साल की सजा भुगतनी पड़ी। मेरे खिलाफ दुष्प्रचार फैलाया गया था कि चौटाला तो जेल में मरेगा और संगठन टूट जाएगा। आप बधाई के पात्र हैं कि मेरी गैर हाजिरी में आपने संगठन को पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूत बनाया। आज फिर आपसे विनम्र निवेदन करने आया कि संगठन को और ज्यादा मजबूत बनाओ। संगठन जब मजबूत होगा तो फिर निश्चित रूप से आपकी सरकार बनेगी, और सरकार बनाने के लिए आपको 4 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं। हैदराबाद के विधानसभा क्षेत्र में इंडियन नेशनल लोकल पार्टी का प्रत्याशी
उसके मुकाबले में ये क्या कह रही है? अरे कोई मेंटल केस है भाई, उसको अलग से करो। आप बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। जब आपका उम्मीदवार भारी मतों से विजयी होगा तो फिर इनका गठबंधन टूटेगा कि नहीं टूटेगा? इनके चुने हुए विधायक इनकी पार्टी छोड़ करके आपके साथ शामिल हो जाए। आज हालत इनकी ये है, लोगों को पुलिस के डंडे से दबाने का काम कर रहे हैं, लाठियों से सर फोड़ते हैं, और खुद की हालत ये है, मुख्यमंत्री को करनाल के अपने विधानसभा क्षेत्र में 3 दफा लोगों ने उसके हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया। कोई वजीर अपने क्षेत्र में नहीं जा सकता, कोई चुना हुआ विधायक नहीं जा सकता। गांव-गांव में लोगों ने बोर्ड लगा रखे कि आप हमारे गांव में नहीं आओ। ये हालत इनकी है। इन परिस्थितियों में मध्यावधि चुनाव होंगे और उस चुनाव में मेरे कहने की जरूरत नहीं, आम आदमी की जबान पर है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बने। सरकार बना लो, थारे सारे खोट काट दूंगा, मौज बना लो। मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण देने आज आपके बीच में नहीं आया, भाषण सुनने का तो निमंत्रण देने आया। 25 सितंबर को स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के पवित्र जन्म दिवस को हर वर्ष की तरह हम सम्मानजनक ढंग से मनाएंगे, रक्त जींद में मनाएंगे। आपसे निवेदन करूंगा कि दादरी जिला के लोगों की संख्या उस सभा में सब दूसरे जिलों के मुकाबले में ज्यादा होगी। मेरी बात जचेगी आपके? उस सभा में हम देश के मुख्तलिफ सूबों के विपक्ष के अग्रणी नेताओं को निमंत्रण देकर के बुलाएं, उनके विचार सुनने का भी आपको अवसर मिलेगा। और उस सभा में नई पीढ़ी के लोग जो ओलंपिक गेम्स में मेडल लेकर के आए, हरियाणा के जवान सबसे ज्यादा मेडल लेकर के आए, हम उनको भी चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस पर सम्मानित करेंगे। आपको ध्यान होगा जब आपकी सरकार थी, मुझे सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया था कि मैं 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज रोहतक में जाकर के बना, राष्ट्रीय ध्वज रोहतक में फहराया। मैं जब सभा में बैठा हुआ था, नवयुवक परेड कर रहे थे और सामने दीवार पे लिखा हुआ था, कौन बनेगा करोड़पति। संयोग से सिडनी में ओलंपिक गेम चल रहे थे। मैंने अपने संबोधन में कहा कि सड़कों पर लिखा हुआ तो फर्जी हो सकता है, लेकिन मैं आपसे वायदा करता हूं कि सिडनी के ओलंपिक गेम्स में जो नौजवान साथी सोने का मेडल लेकर के आएगा, उसे 1 करोड़ रुपया नकद इनाम करेंगे। चांदी का मेडल लेकर के आने वाले साथी को 50 लाख रुपया देंगे।
और कांस्य पदक विजेता को 25 लाख रुपया देंगे। सिडनी के ओलंपिक गेम्स में हरियाणा की एक महिला कन्नम मल्लेश्वरी, जो आंध्र प्रदेश की बेटी थी, हरियाणा में ब्याही हुई थी, वो सिल्वर का मेडल लेकर के आई, कांस्य मेडल लेकर के आई। हमने न सिर्फ हवाई अड्डे पर उसका स्वागत किया, बल्कि उसको नकद 25 लाख रुपया उसी वक्त देने पड़ा। इससे लोगों को हौसला मिला और नई पीढ़ी के लोग ज्यादा जोश खरोश से खेलों में दिलचस्पी ले रहे। आप सड़कों पे देखते होंगे, सुबह सवेरे नौजवान लड़के सड़क पे दौड़ते हुए दिखाई देंगे। आज नई पीढ़ी ने देश का नव निर्माण करना है, हम तो उनके लिए रास्ता हमवार कर रहे हैं। राज तो उन्हीं ने बढ़ाना है। इसलिए नई पीढ़ी की हौसला अफजाई के लिए आप युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मेंबर बनाने का काम करें। जो साथी आज पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं और उन्हें विश्वास दिलाऊंगा कि उनकी योग्यता के मुताबिक उनको संगठन में अच्छे पदों पर बिठाया जाएगा। 3610 पढ़े लिखे युवकों को नौकरी देने की वजह से मुझे 10.5 साल जेल भुगतनी पड़ी थी। अब के आपसे वायदा करके ला रहा हूं, सरकार बढ़ा लो। अब के मैं हर पढ़े लिखे युवक को, चाहे कोई किसी भी जाति का है, किसी धर्म और मजहब को मानता है, किसी वर्ग से जुड़ा हुआ है, और चाहे किसी के रोजगार, व्यवसाय और कारोबार का कोई भी साधन क्यों ना हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हरिजन, बैकवर्ड, व्यापारी, कर्मचारी, कारखानेदार, मजदूर, किसान और कमेरा, हर पढ़े लिखे युवक को उसकी योग्यता के मुताबिक नौकरी देंगे। किसी नौजवान के माँ बाप ने अगर किसी मजबूरी में आकर के किसी स्वार्थ के वशीभूत वोट चाहे कहीं भी दिया हो, हम उसमें वोट की राजनीति नहीं करेंगे। गांव का, कस्बे का, शहर का पढ़ा लिखा युवक अगर अच्छे पद पर होगा तो गांव की भलाई की बात सोचेगा कि नहीं सोचेगा। इसलिए हम समाज को समूचे विश्व के स्तर पर एक अग्रणी देश बना सकेंगे, हमारी हार्दिक इच्छा है। इसलिए हर बच्चे को उसकी योग्यता के मुताबिक हम नौकरी देंगे, चाहे बाद में मुझे फांसी टूटना पड़े। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, संगठन को मजबूत बनाओ। जात बड़ी नहीं होती, जमात बड़ी होती। और जब आपका संगठन मजबूत होगा तो न सिर्फ हरियाणा प्रदेश में, बल्कि हरियाणा प्रदेश की नकल करके दूसरे प्रदेशों के लोग भी आपकी सरकार बनाएंगे। और ये जो लुटेरे वर्ग के लोग हैं, जो आज दोनों हाथों से देश की संपत्ति को लूट के खा रहे हैं और जात पात का जहर फैला करके हमें आपस में बांटने का काम करते हैं, इनको सबक सिखाने का अवसर आ गया। 1978 के लोकसभा चुनाव में मेरे पूज्य पिता चौधरी देवीलाल जी राजस्थान के झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और अपने
अपने भाषण में जब वो भ्रष्टाचार पर बोल रहे थे तो एक बुजुर्ग ने सभा में बीच में खड़े होकर के कहा, चौधरी साहब अब तो भ्रष्टाचार में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। चौधरी साहब समझ नहीं पाए। उन्होंने दोहरा करके पूछा कि कैसे? तो उस बुजुर्ग ने कहा, पहले हम पैसे दे के काम तो करा लिया करते थे, अब ये कम पैसे भी खा जाते हैं और काम भी नहीं करते। ये हालत आज हमारी। शायद ये पैसा साथ लेकर के जाना चाहते। आज तक तो संसार में कोई पैसा साथ लेकर के गया नहीं, और अगर ये पैसा साथ ले जाएंगे तो एक अजीब तमाशा हो जाएगा। कहाँ तो ये वायदा करते थे कि हमारी सरकार आने के बाद विदेशी बैंकों में जो पैसा जमा है वो पैसा इस देश में वापस जाएंगे और हर व्यक्ति को 15 लाख रुपया देंगे। और कहा आज हालत इनकी ये है, 2.5 लाख करोड़ का कर्जा हमारे सर पर है। जो बच्चा पैदा होगा वो 1 लाख का कर्ज लेकर के पैदा। आज कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी इनको कर्ज लेना पड़ता है। इसलिए इस लुटेरी सरकार को सबक सिखाने का एक ही मकसद है कि आप संगठन को मजबूत बनाओ, एक एक गांव में जाओ, एक एक व्यक्ति से संपर्क स्थापित करो। अभी तो जिला वाइज मेरा प्रोग्राम है, मैं स्वयं एक एक गांव में जाऊंगा और गांव के लोगों से निवेदन करूंगा कि वो आपकी बात को माने और जेल की सभा में सबसे ज्यादा लोग जाने का काम करें। उस सभा को देख करके लोगों का मन बढ़ेगा और फिर समूचे राष्ट्र के स्तर पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बने। मुझे दुनिया के 152 मुल्कों में जाने का मौका मिला। सैर सपाटा करने नहीं गया था, बल्कि हर मुल्क के हालात की जानकारी हासिल करने के लिए गया था। और मुझे ये देख के बहुत प्रसन्नता हुई कि समूचे विश्व के स्तर पर भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ सभी जाति के लोग आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे से मिलजुल करके रहते हैं। और यही बात मैंने देखी जब मैं 9 महीने से संघर्ष में जूझ रहे किसानों के पास मिलने गया, तो वहां उनकी सभाओं में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हरिजन, बैकवर्ड, व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर और कारखानेदार, किसान और कमेरा, 36 बिरादरी के लोग बैठे थे। अब लोगों ने मन बना लिया कि इस लुटेरी, भ्रष्टाचारी और जात पात का जहर फैलाने वाली सरकार का पतन करेंगे और एक ऐसी सरकार का गठन करेंगे जो लोगों के मूलभूत जरूरियात पूरी करने का काम करेगी। यही कुछ बातें आपको कहने आया था। संक्षिप्त में आपसे पुनः फिर एक ही बात कहूँगा, संगठन बना लो, फिर सरकार आपकी बनेगी और आपकी जब सरकार बनेगी तो फिर भविष्य में आपको किसी से कोई मांग करने की जरूरत नहीं। आपके सारे वोटिंग कार्ड देगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।